Hello and welcome to all. Today we will discuss 5 more questions of Indian economy from PYQs. Our questions will be related to ease of doing business index. Then there is marginal cost of funds based lending rate which is announced by RBI. And then there will be initiative for nutritional security through intensive millet promotion. This is an initiative of Government of India. Then there will be discussion on financial stability and development council, and eventually we will end up with base erosion and profit shifting. Moving to our first question, India's ranking in the ease of doing business index is sometimes seen in the news. Which of the following has declared that ranking? A. Organization for Economic Cooperation and Development. B. World Economic Forum. C. World Bank. D. World Trade Organization. At this point, you should pause the video, read the question again very carefully, try to solve it by yourselves, and then you are ready to move towards answer and analysis part. It is a simple एक्चुअल क्वेश्चन किस बारे में बात हुई है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है उसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं तो हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में बात की है डिटेल से, और वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, इंडेक्स पब्लिश करता है, ये सब डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ये क्या है? ये एक इंडिकेटर है या डाटा है जिसको वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। क्यों? ताकि ये बताया जा सके भाई किसी भी कंट्री में कितना आसान लेवल है बिजनेस को करने का, यानी किसी भी कंट्री में कितनी आसानी से बिजनेस किया जा सकता है। ये इंडिकेटर या ये इंडेक्स 10 पैरामीटर पे बेस्ड होता है। वो हैं स्टार्टिंग बिजनेस, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, getting electricity, getting credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts, and resolving insolvency. Then there is another term used is that is Organization for Economic Cooperation and Development. ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है इकोनॉमिक ग्रोथ और वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करना। इसमें 38 मेंबर्स हैं जो कमिटेड हैं किस चीज़ के लिए? डेमोक्रेसी और मार्केट इकोनॉमी के लिए। इसका हेडक्वार्टर पेरिस मतलब फ्रांस में है। इसको ओरिजिनली 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था एज OEEC, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका मेन काम था मार्शल प्लान को इम्प्लीमेंट करना। लेकिन बाद में 1961 में इसको OECD बना दिया गया, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में ऑलरेडी हम लेक्चर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन, प्लीज विजिट एंड वॉच। मूविंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज और आर द पर्पज और पर्पजेज ऑफ द marginal cost of funds based lending rate announced by RBI? Number 1, these guidelines help improve the transparency in the methodology followed by banks for determining the interest rates on advances. Number 2, these guidelines help ensure availability of bank credit at interest rates which are fair to the borrowers as well as the banks. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. इस टॉपिक पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है MCLR, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। ये एक लेंडिंग रेट है जिसको RBI डिसाइड करता है। दीज गाइडलाइंस हेल्प इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन दी मेथोडोलॉजी ऑफ बैंक्स फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट, दैट इज ट्रू, ये इसका काम है। Then these guidelines help ensure availability of bank credit at interest rates which are fair to the borrowers as well as banks, that is also true. अब बात करते हैं कि MCLR है क्या, उसके बाद ये हम समझ पाएंगे कि ये इन स्टेटमेंट्स का क्या मतलब था। MCLR है एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट जिस पे जो बैंक को चार्ज करना ही पड़ेगा बिफोर लेंडिंग या फिर लोन देने से पहले बैंक्स को ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट चार्ज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट सेट किया जाता है
मान लीजिए x%, उस रेट से नीचे बैंक्स लैंड नहीं कर सकते या लोन वगैरह नहीं दे सकते। ये आरबीआई ने इम्प्लीमेंट किया था कब? 2016 में। इन इकोनॉमिक्स मार्जिनल टर्म का मतलब है ए स्पेसिफिक चेंज इन द क्वांटिटी इन इट्स करंट स्टेट। जो MCLR है वो किस पे बेसिस है? वो बेस्ड है करंट इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड्स। इट इज़ नॉट लाइक बेस रेट। बेस रेट किस पे बेस्ड होता है? एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है MCLR का? MCLR का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके सभी सेक्टर्स में, और जो बैंक्स का लेंडिंग रेट है वो पॉलिसी रेट के अकॉर्डिंग ही हो, उसी को रिफ्लेक्ट करे। इसका मतलब इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी किस चीज़ में? बैंक्स का जो प्रोसीजर है इंटरेस्ट रेट को मतलब कैलकुलेट करने का या उनको डिसाइड करने का, उस चीज़ में एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। देन इट इज़ ऑल्सो एम्ड टू काउंटर बेस रेट सिस्टम। क्या क्या फैक्टर MCLR को डिटरमाइन करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं? देर आर 4 फैक्टर्स। नंबर 1, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। ये क्या है कि भाई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और रिटर्न ऑफ नेट वर्थ। देन देर इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? जो कॉस्ट एसोसिएटेड है किस चीज़ से? लोन से, फंड्स को रेज करने से, रनिंग डे टू डे ऑपरेशंस, इन सब में जो खर्चा लगता है उस खर्चे को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। देन देर इज कॉस्ट ऑफ कैरी इन कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब क्या है कि बैंक्स हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, इस चीज़ को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा बैंक्स को कि कितना कैश डिपॉजिट दे हैव टू कीप विद RBI बिफोर डिसाइडिंग दिस लैंडिंग रेट। देन देर इज टेनर प्रीमियम, premium that will be charged for long-term loans to mitigate the risk associated with long-term lending. Third question is, with reference to the initiative for nutritional security through intensive millet promotion, which of the following statements is or are correct? Number 1, this initiative aims to demonstrate the improved production and post-harvest technologies and to demonstrate value addition techniques in an integrated manner with cluster approach. Number 2, poor, small, marginal and tribal farmers have larger stake in this scheme. Number 3, an important objective of this scheme is to encourage farmers of commercial crops to shift to millet cultivation by offering them free kits of critical inputs of nutrients and micro irrigation equipment. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only. Question has been framed on किस चीज़ पे? INSIMP, that is Initiative for Nutritional Security through Intensive Millet Promotion. ये क्या है? इसके बारे में क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू कि भाई इसका एम है किस चीज़ को? प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना और वैल्यू एडिशन को ऐड करना, वैल्यू एडिशन टेक्निक्स। देन ये पुअर, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए एक बड़ी लार्जर स्टेक है इस स्कीम में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि भाई एनकरेज फार्मर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, उनको कमर्शियल क्रॉप छोड़ के मिलेट कल्टीवेशन की तरफ प्रमोट करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये इनिशिएटिव क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक इनिशिएटिव है। क्यों लिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ऐसा इनिशिएटिव? ताकि जो मिलेट्स हैं उनके कल्टीवेशन को प्रमोट किया जा सके, उनकी प्रोसेसिंग को, वैल्यू एडिशन को। ये 2011-12 में लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर में। इसके क्या फीचर्स हैं, मतलब क्या खासियत है इस इनिशिएटिव में? कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट्स को ताकि वो वैल्यू एडिशन कर सकें, इंस्टॉल कर सकें प्रोसेसिंग यूनिट्स और अवेयरनेस को बढ़ा सकें, प्रमोट कर सकें। देन इट टारगेट्स 16 स्टेट्स कवरिंग 6.71 लाख हेक्टेयर्स। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन, रिसर्च एक्टिविटीज, awareness campaign. In addition to this, it also provides financial assistance to set up
national centers of excellence in 3 places, that is Hisar, Hyderabad and Bangalore. It also provides tech demonstration facility to farmers in their fields, and then there is financial assistance for farmers also, and there are training programs to improve their कैपेसिटी बिल्डिंग। इसके बाद बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इनिशिएटिव ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, यानी 2023 को मिलेट इनिशिएटिव ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाता है। FAO ने इसको अप्रूव किया था 2018 में, लेकिन UNGA ने इसको इनिशिएटिव ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया 2023 को। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो मिलेट्स का कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ में, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन में, उसको रिकग्नाइज किया जा सके, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, और मिलेट्स का एक सस्टेनेबल वे में प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, और इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट की जा सके। देन बात करते हैं मिलेट्स, क्योंकि बार बार मिलेट्स पे बात हो रही है, तो ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि भाई मिलेट्स हैं क्या। मिलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड कोर्स सीरियल्स और सीरियल्स ऑफ द पुअर। ये एक हाईली वेरिड ग्रुप है स्मॉल सीडेड ग्रास का, जो वाइडली ग्रो की जाती है अराउंड द वर्ल्ड एज सीरियल क्रॉप्स और सीरियल ग्रेन्स, इसलिए फॉडर और ह्यूमन फूड के लिए। एक सिंपल वे में बोलें तो मिलेट्स क्या है, मिलेट्स सीरियल क्रॉप्स हैं या ग्रेन्स हैं जो फॉडर और ह्यूमन फूड के लिए ग्रो की जाती हैं। एग्जांपल के तौर पे इंडिया में रागी, जिसको इंग्लिश में फिंगर मिलेट बोलते हैं, देन देर इज जवार विच इज़ कॉल्ड सोरगम इन इंग्लिश, देन देर इज समा, देन देर इज बाजरा एंड वरीगा। इसके क्या फीचर्स हैं, ये एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में ग्रो की जाती है। इंडिया के केस में इसको मेनली राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में ग्रो किया जाता है। ये हाईली एडेप्टिव है किस चीज़ के लिए, क्लाइमेटिक एंड इकोलॉजिक कंडीशंस के लिए, मतलब ये काफ़ी अलग अलग टेम्परेचर की कंडीशंस में खुद को सर्वाइव कर सकती है। ये मतलब इस टाइप की जो फसल है, क्रॉप है, इसके लिए मिनिमल रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, वाटर की, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की। ये डर्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है और ये फोटो इनसेंसिटिव भी है। देन इट इज़ ऑल्सो रेजिलेंट टू क्लाइमेट। ये न्यूट्रिशनली सुपीरियर है इससे, वीट और राइस से। क्या न्यूट्रिशन है इसमें, इट इज़ रिच इन विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स लाइक आयरन, जिंक एंड कैल्शियम। देन इट इज़ ऑल्सो ग्लूटेन फ्री, उसकी वजह से ये सेलिएक डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल है। इट इज़ ऑल्सो लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसकी वजह से ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जो लोग ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल है। ये ऑल्सो मदद करती है रिडक्शन में किस चीज़ के, वेट, बॉडी मास इंडेक्स एंड हाई ब्लड प्रेशर। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इसका वर्ल्ड में, इंडिया नंबर 1 पे प्रोड्यूसर है इसका। वर्ल्ड में 20% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन गोज फ्रॉम इंडिया, और एशिया के केस में इंडिया 80% प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड पोजीशन गोज टू नाइजर एंड थर्ड इज चाइना। Then there is, with reference to Financial Stability and Development Council, considers the following statements. Number 1, it is an organ of Niti Aayog. Number 2, it is headed by the Union Finance Minister. Number 3, it monitors macro-prudential supervision of the country. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 2 only, 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. इस बारे में क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। सिंपली पूछा है ये क्या है, क्या ये एक नीति आयोग का ऑर्गन है, नहीं है। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ने सेटअप की, जिसके जो प्रेसिडेंट है, जो हेड करते हैं इसको, चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ये मॉनिटर करती है माइक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। दैट इज ऑल्सो ट्रू, इज द करेक्ट आंसर। डिटेल से बात करते हैं इसके बारे में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ये एक ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी है जिसको 2010 में सेटअप किया गया, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। रघुराम राजन कमेटी 2008 की रिकमेंडेशन के बेसिस पे।
इसका मेन काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सेक्टर की डेवलपमेंट को इंश्योर करना, उसकी देखरेख करना। इसकी कंपोजिशन या मेंबर्स कौन है, नंबर 1 चेयरमैन है जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। देन देर आर 10 to 11 मेंबर्स जिनमें आरबीआई गवर्नर है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, और जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं जैसे सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए, इनके हेड्स हैं। इन एडिशन टू दिस, अगर चेयरपर्सन को ये लगे कि कोई और एक्सपर्ट इस मीटिंग में इंक्लूड करना ज़रूरी है, देन ही और शी में कॉल सच एक्सपर्ट टू द मीटिंग्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसा हमने पहले भी बात की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी, inter-regulatory coordination, financial literacy, financial inclusion, and coordinating with international agencies like FATF, Financial Action Task Force। जो मेन पॉइंट नोट करने का है कि ये कोई स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, ना ही ये नीति आयोग का पार्ट है, ना ही कोई सेपरेट फंड्स एलोकेट किए गए हैं इस काउंसिल की एक्टिविटीज़ के लिए। और एक जो मेन चीज़ नोट करने की है कि इसकी जो सब कमिटी है उसके चेयरमैन या हेड आरबीआई के गवर्नर होते हैं। Then there is the term base erosion and profit shifting is sometimes seen in the news in the context of a mining operation by multinational companies in resource rich but backward areas, b curbing of the tax evasion by multinational companies, the exploitation of genetic resources of a country by multinational companies, the lack of consideration of environmental costs in the planning and implementation of development projects। जो टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, दैट इज बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, BEPS, मल्टीनेशनल कंपनीज बार बार यूज हो रहा है, ये तो कहीं ना कहीं होना ही होना, दैट इज ट्रू। तो इसका मेन क्या पर्पज़ है कि भाई टैक्स इवेजन को रोकना, जो मल्टीनेशनल कंपनीज टैक्स इवेजन करती, ये क्या है कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग कुछ टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजी हैं या टेक्निक्स हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा यूजुअली यूज की जाती हैं, जिससे वो अपने टैक्स को, मतलब जो टैक्स उनको पे करना होता है उतना पे नहीं करती हैं, उसको बचा लेती हैं। कैसे, जो टैक्स रूल्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, उनमें कुछ गैप्स हैं, कुछ मिसमैचेस हैं, उनको एक्सप्लॉइट करके वो आर्टिफिशियली शिफ्ट कर देती हैं अपने प्रॉफिट्स को कहाँ, हाई इनकम टैक्स से लो टैक्स या नो टैक्स लोकेशंस। इससे उनका टैक्स बच जाता है। एक टाइप से इट इज़ टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। कुछ स्टेप्स लिए गए हैं इस चीज़ को रोकने के लिए। जो मेन गाइडलाइंस है वो है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट बाय OECD, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसने एक BEPS पैकेज लॉन्च किया है जिसमें 15 एक्शन पॉइंट्स हैं, जो ऑल ओवर द कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज इन एक्शंस के अकॉर्डिंग बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने पे काम कर रही है। क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं वो हैं, डीलिंग विद टैक्स चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम डिजिटलाइजेशन, देन देयर इज न्यूट्रलाइजिंग impacts of hybrid mismatch challenges, controlled foreign company, limitations on tax deductions, countering harmful tax practices, prevention of tax treaty abuse, permanent establishment status, transfer pricing, BEPS data analysis, mandatory disclosure rules, country by country reporting, mutual agreement rules, and multilateral instruments। ये सभी आइटम्स का या टूल्स का यूज़ करके टैक्स इवेजन को रोकने के प्रयास ग्लोबल लेवल पे किए जा रहे हैं। इस कंटेक्स्ट में इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए, दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नो। इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की है, एग्रीमेंट साइन किया है ऑन फॉरेन अकाउंट एंड टैक्स कंप्लायंस एक्ट विद USA। सेकंड क्या किया है इसने, मल्टीलेटरल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एग्रीमेंट साइन किया है 2015 में इस चीज़ पे, ऑन ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट इंफॉर्मेशन। देन इट हैज़ ऑल्सो इम्पोज्ड इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ 6% ऑन पेमेंट्स एक्सीडिंग ₹1 लाख टू ऑनलाइन एड सर्विसेज फ्रॉम नॉन रेजिडेंट एंटाइटीज़। ये 2016 के बजट में ये पॉइंट
इसके अलावा एक टैक्स पैनल ने भी रिकमेंडेशन दी है किस चीज़ के बारे में कि भाई जो ये लेवी है, ये टैक्स है, इसका कवर बढ़ा दिया जाए। इस चीज़ को कवर करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, वेब डिज़ाइनिंग, होस्टिंग एंड मेंटेनेंस है, इन सब सर्विसेज में भी इन सब सर्विसेज को भी इसके अंडर में इंक्लूड कर दिया जाए। देन देयर इज़ कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। इंडिया ने 2016 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। एंड फाइनली इंडिया साइंड मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स इन 2018, जिसको मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, जो कि 15 पॉइंट्स में एक पॉइंट है। इसका PEPS का जो पैकेज है, OECD ने जो पैकेज अनाउंस किया है G20 के साथ मिलकर। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।